किधर जाते हुए इतना रोला कर रहे हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो लोग अभी हमारा ये लाइव सेशन देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, उनको मैं बताता चलूँ कि इस लाइव सेशन के थ्रू हम गाइड करेंगे कि आपने ईमेल कैसे लिखनी है, उसकी बॉडी में क्या-क्या इंक्लूड होना चाहिए और उसको किस प्रोफेसर्स को सेंड करनी चाहिए, किसको सेंड करनी चाहिए, ऑफिशियल्स को। इसके अलावा उनमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने चाहिए और बेस्ट टाइमिंग क्या होती है ईमेल करने की या प्रोफेसर को अप्रोच करने की। तो इस सब के क्वेश्चन जितने भी आएँगे उनकी गाइडेंस के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं अनीस बाबर, जो कि आजकल कनाडा में पीएचडी कर रहे हैं, वो गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनीस, क्या हाल है? आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम। थैंक यू इरफान, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए। ओके अनीस, हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से लेके। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास ऑफिशियल ईमेल होती है, जैसे .edu.pk, और कुछ होते हैं जिनके पास gmail.com होती है। ऑफ कोर्स कुछ यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ऑफिशियल ईमेल्स देती हैं और कुछ नहीं दे रही होती हैं। तो डज इट मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस, और क्या इज इट वाइज कि जिसके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हो तो किसको उसको चूज करना चाहिए, और जिसके पास नहीं है तो क्या इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और इज इट ओके? वेल इरफान, आई डोंट थिंक सो इट मेक्स एनी डिफरेंस as far as your email body is concerned. बट हाँ, एक चीज़, अगर आपके पास एक ऑफिशियल ईमेल है और एक नॉर्मल ईमेल है तो इट्स बेटर कि आप ऑफिशियल ईमेल से ईमेल करें। बट अगर आपके पास ऑफिशियल ईमेल नहीं है तो आप जीमेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप आउटलुक भी यूज़ कर सकते हैं, आप याहू भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली चाइना के लिए आई वुड प्रेफर कि आप याहू या आउटलुक यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे गूगल की प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको इस चीज़ का अच्छे से आइडिया है। Okay, okay. I will ask about the second question. What should be the subject of emails? अच्छा, जो सब्जेक्ट है ना, ये हर वो सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं जिसका मतलब ये हो कि आप उनसे पीएचडी या मास्टर की पोजीशन की सुपरविजन के लिए बात करना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली हम लोग ये लिखते हैं थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल वे में कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ पीएचडी सुपरविजन और मास्टर सुपरविजन, या आप ये लिख सकते हैं कि पर्सपेक्टिव पीएचडी स्टूडेंट और मास्टर स्टूडेंट। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, अभी मुझे याद आ रही है कि अगर ईमेल आपकी अपनी है, जैसे gmail.com है, या खुद से जो ईमेल जनरेट की हुई है, तो कुछ लोगों ने अपने नाम के अलावा ईमेल बनाई होती है ना, जैसे कि मिस्टर एक्स और मिस्टर 360 gmail.com। ओके, इस तरह के अजीब से मिस्टर बाबा एंड मिस्टर किंग एंड मिस्टर खान gmail.com। तो क्या अपने नाम के साथ ईमेल बनानी चाहिए या कोई भी तरह की बना सकते हैं? इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मुझे लगता है कि अपने नाम वाली ईमेल हो, चाहे वो आप बेशक उसमें अगर शॉर्टकट यूज़ भी करते हैं तो आप अपना सरनेम या बाकी चीज़ें यूज़ कर लें, बट बाकी ईमेल्स नहीं होनी चाहिए। आपका अगर नाम हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, वो थोड़ा-सा प्रोफेशनल लगता है। ओके, अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी ऐड करूँगा, अभी मेरे माइंड में आ रहा है कि लेट्स सपोज़ जी। अगर लिखते हैं, जैसे मैं हूँ नाम, तो मैं ऐसे लिखूँगा इरफान अब्बासी केमिस्ट्री gmail.com। इज़ इट वाइज़, जैसे केमिस्ट या केमिस्ट्री इस तरह की चीज़ें भी ऐड करते हैं अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट, वो ज़रूरी है या वो ज़रूरत नहीं है? आई नहीं, सपोज़। मुझे नहीं लगता ये चीज़ ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं पूछूँगा इसके हवाले से। जब ईमेल आपने लिखना स्टार्ट करनी है किसी प्रोफ़ेसर को, तो आपको क्या डियर सर करके उसको मुख़ातिब करना चाहिए, या वी नीड टू मेंशन हिज़ प्रॉपर नेम, वेदर दैट इज़ सरनेम और गिवन नेम? वेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जब भी किसी प्रोफेसर को ईमेल करनी है तो नो नीड टू राइट डियर सर और रिस्पेक्टेबल सर। आप उसका प्रॉपर नेम लिखो। आप उसका सरनेम भी लिख सकते हो, आप उसका कंप्लीट नेम भी लिख सकते हो। ये शो करता है कि आपने एटलीस्ट उसकी प्रोफाइल ओपन की है, क्योंकि जब आप डियर सर लिखते हो तो वो जेनेरिक हो जाता है। तो सम टाइम ये भी होता है कि अच्छा, आपने बस ईमेल उठाई है, आपने उसकी प्रोफाइल रीड ही नहीं की। Okay, now I will move toward the first paragraph of email. I mean, where let's suppose if I am writing that email, I will write like, my name is Irfan Abbasi. I am from Pakistan. I did MS from Qaid University, Islamabad, something like that. इसमें दो क्वेश्चन आते हैं. Do we need to mention that university name? The second thing is sometimes student mentioning the ranking of that university. The QS ranking of the Qaid University is flying. Is that wise, or is just create some mess or lengthy your email? Well, I don't think so. You have to mention even university name and university ranking. University ranking is just a joke. वो तो खैर मेंशन ही नहीं करनी चाहिए, और इवन यूनिवर्सिटी का नाम भी आप मेंशन ना करें, क्योंकि आपने सीवी के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो आप जस्ट अपना अगर मैं अब ईमेल करूं प्रोफेशनल वे में, तो आई एम जस्ट राइटिंग दिस थिंग्स नाउ डेज। आई एम अनीस बाबर एंड आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन।
दैट इज हाँ। मोर देन इनफ। इवन ओके, आपको इसमें सीजीपीए भी मेंशन नहीं करना चाहिए। ओके, इसी में सेक्स एक और चीज नेक्स्ट पूछूंगा कि बाद का सुपरवाइजर के नाम भी मेंशन किए जाते हैं, आई डिड एमएस और रिसर्च फ्रॉम दिस प्रोफेसर डॉक्टर फलान एंड फलान फलान, तो इज इट डू वी नीड टू मेंशन दिस थिंग्स और नॉट? नहीं इरफान, ये भी मेंशन नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली जब हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था तो हमें भी कुछ लोगों ने कहा था कि आप ये चीज़ें मेंशन करें। सम टाइम ये कहा जाता है, लेकिन मैं अब यहाँ पे इरफान, मैं आपको इस चीज़ का पता है कि मेरी जो पीएचडी है वो प्योरली मैंने ईमेल की बेस पे सिक्योर की है। मैंने ईमेल करके सिक्योर की है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, ना आप प्रोफेसर का नाम लिखें, ना आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, और ना आप अपना सीजीपीए लिखें। आप जस्ट अपनी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एक लाइन की लिख दें, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि जो आपका बॉडी पैराग्राफ 2 और 3 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वो अच्छे से लिख लेते हो तो उससे कोई कंसर्न नहीं है कि आप पाकिस्तान से हो, आप फलां यूनिवर्सिटी से हो, आप इंडिया से हो, नेपाल से हो, आप फ्रांस से हो, जहाँ से मर्जी हो। अगर उस प्रोफेसर को लगेगा कि ये बेस्ट कैंडिडेट है तो वो आपको लाजमी इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। Okay, the next thing is that I've been mentioning about the thesis title. Okay, देखिए thesis title मुझे जैसे लगता है तो वो आपकी सीवी में भी मौजूद है और ट्रांसक्रिप्ट में भी मौजूद है वैसे, लेकिन चलिए एटलीस्ट सीवी में तो मौजूद है। तो डू वी नीड द मेंशन कंप्लीट थीसिस टाइटल और नॉट? अच्छा, इसमें ना अगर आपका जो थीसिस टाइटल है वो इनोवेटिव है और वो रिसेंट ट्रेंड्स को फॉलो करता है, तो ओके। फिर आप बेशक मेंशन कर दो। क्योंकि ईमेल बेसिकली आपका ना एक शॉर्ट कवर लेटर होता है कि ओके। प्रोफेसर ने फौरन आपकी ईमेल को देखना है, स्किम करना है, और अगर उसको लगेगा कोई चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं तो वो फिर आपकी सीवी और बाकी डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगा, अदरवाइज वो कोई भी चीज़ रीड नहीं करेगा। अच्छा, अगर आपका थीसिस का टाइटल इस तरह का है कि जो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको थीसिस का टाइटल भी मेंशन करना चाहिए। ओके, सेकंड इसमें जाहिर सी बात है थीसिस का टाइटल अगर नहीं लिखना तो आपने कुछ तो इंट्रो कराने हैं। लेट्स सपोज इफ स्टूडेंट है जिसने एमएस किया हुआ तो कुछ ना कुछ रिसर्च की होगी, कुछ ने बीएस में भी की होती है, तो डू वी नीड टू मेंशन वन और टू लाइन अबाउट आवर प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस? लेट्स सपोज इफ आई एम फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स आई विल मेंशन दैट आई synthesize different hydrazone of isotone or isotine or something like that, and I find out these are used for different biological activities or something like that. Do we need to add these two or three lines in our email or not? अच्छा, ये चीज़ ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आल्दो कि हम जो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा, आप ये कह लें कि बहुत पुराना कोई काम हम लोग उठा के कर रहे होते हैं जो कि आजकल दुनिया में नहीं हो रहा। लेकिन देखें, जब आप अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब आपने किसी चीज़ को सेल करना है तो वो चीज़ जितनी मर्ज़ी ख़राब हो, आपकी प्रेज़ेंटेशन बड़ी मैटर करती है। जैसे अगर हमने शॉपिंग करने जाना हो तो जब हम देखेंगे एक शॉप है जहाँ पे लाइटनिंग हुई हुई है, बड़ी साफ-सुथरी है, तो हम पहले उसकी तरफ जाएँगे, ना कि किसी आम सी शॉप पे चले जाएँगे। इसी तरह ना जब आप ईमेल लिखते हो तो अब आपने कोई बेशक कोई काम नहीं किया, लेकिन आपको रीसेंट ट्रेंड्स को रीड आउट करने हैं, और वहाँ से आपने एक आइडिया लेना है कि आप जो काम कर रहे हो वो बेसिकली क्यों कर रहे हो, और आपने वो जो क्यों है ना उसका आंसर करना है कि हम बेसिकली ये हमारा एक क्वेश्चन था, हमने इसको एड्रेस करने के लिए ये चीज़ें सिंथेसाइज़ की हैं। तो अगर आप इस तरह से ईमेल को लिखते हो सेकंड पैराग्राफ में या थर्ड में, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एज़ कंपेयर्ड टू कि बस जस्ट आप जेनेरिक लिख दो कि आई सिंथेसाइज़ हाइड्राज़ोन एंड फ्लां-फ्लां-फ्लां, और मैंने ये किया फॉर डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। नाउ अब देखिए, जब आप ये कहते हो फॉर डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, नाउ यू आर नॉट अ पर्सपेक्टिव पीएचडी स्टूडेंट। क्यों? कि अगर एक बंदे ने पीएचडी स्टूडेंट लेना है तो उसके माइंड में क्या होगा कि ये वो बंदा होना चाहिए जो इनोवेटिव हो, जो आके इनोवेटिव काम करे जिसका मुझे फ़ायदा भी हो। और आप लिख रहे हो कि आई हैव सिंथेसाइज्ड डिफरेंट हाइड्राज़ोन फॉर डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। डू यू थिंक कि ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे केस में तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जेनेरिक स्टेटमेंट लिख रहे हो। तो जेनेरिक स्टेटमेंट अगर आप स्पेशली यूरोप वाली साइड पे, या आप नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे जिसमें कनाडा, यूएसए, या आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड वाली साइड पे कोशिश कर रहे हो, तो ऑनेस्टली ये चीज़ें बिल्कुल वर्क नहीं करती। हाँ, सम टाइम ये मैंने देखा है कि चाइना में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, क्योंकि चाइनीज़ की इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती, तो वो कुछ केसेज़ में कंसीडर कर भी लेते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, लेट्स सपोज इफ स्टूडेंट इज ईमेलिंग टू अ प्रोफेसर फॉर टू सीकिंग अ एमएस पोजीशन, तो ऑफ कोर्स ही और शी डोंट हैव एन प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस इन बीएस, मेनली पाकिस्तान में नहीं होता। तो उस केस के अंदर सम टाइम वो ये करते हैं कि कुछ एडवांस जो उन्होंने कोर्सेज पढ़े होते हैं जो कि आगे पीएचडी पोजीशन जिसके
अप्लाई कर रहे हैं, जिस प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं उससे मिलते-जुलते हैं, लेट्स सपोज़ ना, तो क्या उनको वो एडवांस कोर्सेज़ 1 और 2 मेंशन करने की ज़रूरत है या नहीं है? इस पे वेल ऑफ कोर्स नॉट इन ईमेल, बट आप सीवी के अंदर मेंशन कर सकते हो। बट उनके लिए मेरी एक सजेशन है, देखें जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे भी क्योंकि लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं, बट हमारा और उनका स्टैंडर्ड काफ़ी डिफरेंट होता है। तो एक चीज़ ये की जा सकती है कि एक दिन में 50-100 ईमेल करने से बेहतर है कि आप सिर्फ 10 ईमेल करें 10 दिन में। लेकिन आप उन 10 दिनों से पहले 20 दिन लगाएं और अपनी एक हैबिट बनाएं, आप डेली बेसिस पे बैठें, किसी एक हुँ, कंट्री हुँ। को टारगेट करें और उनकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर्स को निकालें। अब जो ही आप प्रोफ़ेसर को निकालेंगे तो उनका एक रिसर्च पेज होगा। आप उसको ओपन करें तो वहाँ पे ना उन्होंने पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप वो 10 से 15 या 20 प्रोफाइल्स पढ़ोगे ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब उससे रिलेटेड ना आप कोई चीज़ मेंशन कर सकते हो कि मैंने मास्टर के लिए अप्लाई करना है और मेरे माइंड में ये चीज़ें हैं, जिनको लेके या ये क्वेश्चंस हैं, इनको लेके मैं आगे एमएस लीडिंग टू पीएचडी या एमएस करना चाह रही हूँ या करना चाह रहा हूँ। तो वो चीज़ें वो मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट कोर्सेज़ को मेरे ख्याल में ईमेल की बॉडी के अंदर मेंशन नहीं करना चाहिए। ओके, अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स अब आप अपने बारे में क्या लिख सकते हैं? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि क्या-क्या मेंशन कर सकते हैं। द सेकंड थिंग इज़ जिस बंदे को आप ईमेल कर रहे हो, ओके? मेनली आप ऐसे मेंशन करते हो कि आई स्टडी योर प्रोफाइल फ्रॉम ऑनलाइन सिस्टम एंड ऑल दैट या यूनिवर्सिटी वेबसाइट कुछ भी लिख रहे हो और उसमें आगे आपको क्या उस प्रोफेसर का कोई रिसर्च इंटरेस्ट मेंशन करने की ज़रूरत है कि ये मुझे ज़्यादा पसंद है या उसके अंदर पब्लिकेशन उसकी जो हैं वो कोई उनके बारे में लिखें कि ये आपकी पब्लिकेशन मुझे पसंद है या ये मेरे से रिलेटेड है। इस तरह की चीज़ों के हवाले से क्या कहेंगे आप कि इसमें फर्दर कैसे प्रोसीड अच्छा, करना चाहिए? इरफान, इसका थोड़ा-सा मैं कॉम्प्लिकेटेड आंसर, नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट थोड़ा-सा लॉन्ग आंसर देना चाहूँगा। ओके, ईमेल को ना जब भी आप ईमेल करें तो आप ईमेल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। जो ओके। फर्स्ट पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन, जिसमें आप 1 या 2 लाइन्स लिखें अपने बारे में, ठीक है? हुँ, कि उसमें क्लियर कट आपका एम्बिशन हो कि आप हैं कौन और आप हुँ, किस हुँ, लिए ईमेल कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें बस आप बताएँ उसमें, कि हू यू आर एंड व्हाई यू आर emailing to that professor। हुँ, हुँ। अब सेकंड एंड थर्ड जो पैराग्राफ है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ में आपने ये बताना है कि आप प्रोफेसर को क्यों ईमेल कर रहे हैं, उसके ओके, कौन सी ऐसी रिसर्च है उसकी जिसने आपको इंस्पायर किया है और आप उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, इसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि आपको उसके लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, जो वो पिछले 2 या 3 साल में उसने पब्लिश किए हैं। अच्छा, जब आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ोगे ना, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको 3 चीज़ों के आंसर मिल जाएँगे, जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हो। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर एक क्वेश्चन नज़र आएगा। हुँ, हुँ। फिर सेकंड उसी क्वेश्चन का उनने आंसर बताना है और थर्ड वो मेथोडोलॉजी भी बताएँगे कि वो किस तरह से इस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं। अब जब आप 5 से 10 पेपर पढ़ते हो तो आपके पास एक आइडिया आ जाता है कि अच्छा, ये वाला काम था, ये एक प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम को ये प्रोफेसर एड्रेस कर रहा है। अच्छा, अब आप आजकल क्योंकि एआई के टूल्स हैं तो आप उनको यूज़ करें। आप वो प्रॉब्लम एआई के टूल में ऐड करें और उससे पूछें कि इसमें फर्दर क्या रिसर्च गैप्स हैं। तो ओके, आपको ना एआई एक रिसर्च गैप बता देगा। वो आप पढ़ें और उसको स्क्वीज़ करें और 1 या 2 लाइन्स में लिखें कि आप प्रोफ़ेसर को मेंशन करें कि आप इस फ़ील्ड के अंदर अभी रिसर्च कर रहे हो। स्पेसिफ़िकली वो चीज़ मेंशन करें और फिर हुँ, बताएँ कि इस फ़ील्ड के अंदर जब मैंने भी इसको सर्च आउट किया, काफ़ी अरसे से मैं आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ या फ़ॉलो कर रही हूँ, तो इसके अंदर ये मुझे लगता है गैप्स हैं और इन गैप्स को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जिसको आप प्रपोज़ कहते हो। किसी चीज़ के बारे में आप प्रपोज़ल लिखते हो। अब ये जो 3 से 4 लाइनें जब आप लिखते हो ना अपनी ईमेल की सेकंड पैराग्राफ के अंदर, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो प्रोफ़ेसर को बड़ा इंस्पायर करती हैं। उसको पता होता है कि आपने उसकी प्रोफ़ाइल को अच्छे से पढ़ा है, वाक़ई ये वाले गैप्स हैं और इन गैप्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अब ऑब्वियसली आप जो सजेस्ट करोगे लाज़मी नहीं है कि उससे गैप को सॉल्व किया जाए, बट जो प्रोफ़ेसर होगा उसको पता होगा कि हाँ, इसने मेरी प्रोफ़ाइल को थॉरोली पढ़ा है, थॉरोली अंडरस्टैंड किया है। और थर्ड पैराग्राफ में आपने फिर रिलेट करना है कि आपका जो प्रीवियस रिसर्च वर्क है, वो किस तरह से बेनिफिशियल है इस ग्रुप को जॉइन करने के लिए। बस एक इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपने। तो ये ओके। कुछ चीज़ें, अगर मैं इनको समराइज़ करूँ इरफान, तो सबसे पहले
तो आपने इंट्रोडक्शन में आप हैं क्या और आप ओके, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इसका आंसर करना है। सेकंड पैराग्राफ में आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि प्रोफ़ेसर किस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। ओके, अच्छा, उस फ़ील्ड के अंदर न्यू क्या काम हो रहा है या उसके अंदर गैप्स क्या हैं और आप उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, ये लिखना है। और थर्ड पैराग्राफ में आपने सिर्फ़ इस चीज़ का आंसर करना है कि आप किस तरह से सूटेबल कैंडिडेट हो इस ग्रुप को जॉइन करने के लिए। आपके पास क्या एक्सपर्टीज़ है। दैट्स इट। ओके। अच्छा, यहाँ पे फर्दर एक और चीज़ पूछूँ, कुछ कंट्रीज़ होती हैं जैसे चाइना की, अगर लेट्स सपोज़ मैं बात करता हूँ, और इस तरह यूरोपियन साइड पे भी हैं जहाँ पे स्पेसिफिक ग्रांट्स जो है अनाउंस होती हैं और वहाँ से प्रोफेसर से आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेनी होती है। जैसे मैं अगर चाइना को ही कहूँ तो जैसे स्टूडेंट इसमें मेंशन करते हैं कि आई वांट टू अप्लाई फॉर सीएसई स्कॉलरशिप और एनी अदर स्कॉलरशिप, आंसू स्कॉलरशिप, तो उसके लिए मुझे आपसे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। डू वी नीड टू मेंशन दीज थिंग्स और जस्ट अप्रोच द प्रोफेसर? देखिए ये चीज़ ना ऑब्वियसली अब आपको अगर एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, यूनिवर्सिटी की एक रिक्वायरमेंट है, तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि इंट्रोडक्शन के अंदर आप हैं कौन और आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप स्पेसिफिकली चाइना की अगर मैं बात करूँ तो चाइना में खाली सीएसई नहीं है, आपको पता है सीएससी है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स हैं, हर एक प्रोविंस की अलग से स्कॉलरशिप है और इसके साथ-साथ आंसू स्कॉलरशिप है। तो आप उससे जस्ट सीएससी की एक्सेप्टेंस लेटर के बजाय जेनेरिक एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं कि वो ऑब्वियसली उसको पता होगा कि मैंने इसको एक्सेप्ट करना है, तो मैं इसको एक्सेप्टेंस लेटर मैंने देना है। बट इट्स अप टू यू। सम टाइम मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग जैसे यूएसटीसी और यूकेएस में अप्लाई करते हैं, तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि हम आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि हमने किसको ईमेल करनी है। समटाइम यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे मेंशन होता है कि लेक्चरर हैं, कुछ एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सिंपल प्रोफेसर, और डिफरेंट इस तरह की मेंशन होती है। उसके हवाले से स्पेसिफिकली किसको ईमेल करनी चाहिए? अगर लेट्स सपोज रैंडमली एक स्टूडेंट आया और वेबसाइट यूनिवर्सिटी की एक्सप्लोर कर रहा है, तो वहाँ पे उसको किसको चूज करना चाहिए? अच्छा, अच्छा, अगर वो पीएचडी का स्टूडेंट है तो उसको केयरफुल होके ईमेल करनी चाहिए। अगर वो पीएचडी का पर्सपेक्टिव स्टूडेंट है, तो सबसे पहले जिस प्रोफ़ेसर को वो ईमेल कर रहा है, वो उसका ग्रुप खोल के देखे कि क्या ये प्रोफ़ेसर एलिजिबल भी है पीएचडी के स्टूडेंट लेने के लिए या नहीं है। ओके, ठीक है? तो आप सबसे पहले ये चीज़ चेक करो। अगर वो पर्सपेक्टिव पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एलिजिबल है, उनको सुपरवाइज़ कर सकता है, तो आप उसको ईमेल करें, अदरवाइज़ आप उसको ईमेल ना करें। अच्छा, अब एक और चीज़ भी देखने में आई है कि जब आप स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे ईमेल करते हो, तो ऑस्ट्रेलियन की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनने ना इवन के फैकल्टी के अंदर सारे स्टूडेंट्स को भी मेंशन किया होता है। सारा उसका स्टाफ होता है, जिसमें टेक्निकल स्टाफ भी होता है, उनके पीएचडी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, पोस्ट डॉक के भी और प्रोफ़ेसर के भी। तो अब आपने ये नहीं करना कि आपने वहाँ पीएचडी के स्टूडेंट को ईमेल कर दें या आप टेक्निकल स्टाफ को ईमेल कर दें। आपने प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल पढ़नी है कि ये पीएचडी के स्टूडेंट ले रहा है या नहीं ले रहा। क्योंकि रिसेंटली मुझे एक चीज़ पता चली कि इवन किसी ने मास्टर वाले स्टूडेंट को ईमेल की फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ पीएचडी स्टूडेंट। मतलब मैं पीएचडी की सुपरविजन के लिए मुझे आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए एंड ही या शी जो भी था वो या थी वो खुद मास्टर कर रही थी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड वाली साइड पे करते हैं। बाकी चाइनीज़ या यूरोपियन साइड पे उनने प्रोफेसर का अलग से एक सेक्शन बनाया होता है, तो वहाँ पे आपको इतना मसला नहीं होता। ओके, आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई सपोज कि एक ही यूनिवर्सिटी है, उसका सेम डिपार्टमेंट है, एट अ टाइम आप कितने प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकते हैं? लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है रैंडमली, ये चाइना के केस में ये बहुत प्रॉब्लम आती है, आई सपोज कि वो एक ही डिपार्टमेंट के, एक यूनिवर्सिटी ओपन करेगा, डिपार्टमेंट ओपन करेगा, उसके बाद जितने भी प्रोफेसर है सबकी ईमेल देखेगा और सबको ईमेल एट अ टाइम कर लेगा। तो इज इट अ वाइज स्टेप और हाउ यू कैन हेल्प? नॉट नॉट एट ऑल। जस्ट सिंपल आंसर इज नो। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। इरफान, आपको इस चीज़ का अच्छे से पता होगा कि सम टाइम कुछ स्टूडेंट, अच्छा उनको पता नहीं होता तो वो ऐसा करते हैं, सीसी कर देते हैं। लाइक सारे प्रोफेसर की ईमेल लिखी और जेनेरिक ईमेल पे सीसी कर दिया, तो वो हर एक प्रोफ़ेसर को पता होता है कि किस फॉरवर्ड कर दी, कि हर एक प्रोफ़ेसर को पता होता है कि किस-किस स्टाफ को इनने ईमेल किया है, तो आप ये काम मत करें। और अगर आप एक डिपार्टमेंट में 1 या 2 प्रोफ़ेसर को ईमेल कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा किसी भी प्रोफ़ेसर को ईमेल ना करें। वेल मैं ये कहता हूँ यहाँ पे कि आप जस्ट एक डिपार्टमेंट में 1 प्रोफ़ेसर को ईमेल करें। अब इस पे भी ना इरफ़ान 2 चीज़ें, अगर एक बंदा थोड़ा-सा जो प्रोफ़ेशनली चीज़ों को सीख लेता है और वो जो हमने स्टेप बताए हैं, अगर इन सबको फ़ॉलो करके ईमेल करता है, तो उसको
एटलीस्ट 1 हफ्ता चाहिए 2 प्रोफ़ेसर्स को की प्रोफ़ाइल को कंप्लीटली स्टडी करके और उसके काम को स्टडी करने के लिए, और उसके बाद उसने ईमेल करनी है, तो चांसेस रिप्लाई के 99% होते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं बस ठीक है, हम ईमेल करते जाते हैं, कहीं न कहीं से तो रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो उस केस में भी अगर आप कर रहे हैं, तो आप कभी भी एक ही डिपार्टमेंट के अंदर सब प्रोफ़ेसर्स को इकट्ठे ईमेल ना करें। क्योंकि वो आपस में सम टाइम उनकी कमेटी बनी होती है और वो बैठ के डिस्कस भी करते हैं इन चीज़ों को। तो आप जस्ट एक प्रोफ़ेसर को ईमेल कर दें, बाकी सबको ईमेल ना करें। यही अगर करना भी है ना, तो 10 ईमेल करनी है 1 दिन में, तो आप 10 यूनिवर्सिटीज़ में एक-एक प्रोफ़ेसर को ईमेल कर दें। एक ही डिपार्टमेंट में मत करें। ओके। अच्छा, इसका सेकंड क्वेश्चन आगे मैं एक और पूछूँगा कि सम टाइम हमें ऐसे ईमेल लिख रहे होते हैं ना कि हमने आपकी प्रोफाइल को पढ़ा एंड योर प्रोफाइल और योर यू नो द वर्क इज एग्जैक्टली सेम लाइक माय प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस ईमेल एंड ऑल दैट, एंड देन सडनली आप एक क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं प्रोफेसर से कि इफ यू हैव एनी अवेलेबल पीएचडी पोजीशन, सो आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस एंड दैट। सो क्या ये ऐसे इंप्रेशन नहीं जाता कि वो स्टूडेंट बेसिकली फेक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी है, जबकि उसकी समटाइम प्रोफेसर होते हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पे मेंशन किया होता है कि हमारे पास पोजीशन पीरियड मौजूद है या नहीं है, समटाइम अपडेट नहीं भी होता। बट इसको कैसे देखो, स्पेशली यूरोप के केस में आई सा दैट कि उन्होंने अपडेट किया होता है, ऑस्ट्रेलिया के केस में अपडेट किया होता है, चाइना में ऑफकोर्स नहीं करते बट मैनी कंट्री में अपडेट तो करते हैं। अच्छा, इस केस में ना इरफ़ान, जब आप किसी भी प्रोफ़ेसर का रिसर्च ग्रुप खोलते हो ना, तो उसने मेंशन किया होता है कि हम्म। मुझे स्टूडेंट चाहिए, और सम टाइम वो ऑफ़िशियली इसको ट्विटर पे या लिंक्डइन पे पोस्ट भी कर देते हैं। तो जब आप उसकी प्रोफ़ाइल को पढ़ते हो ना, तो उसने मेंशन किया होता है, और वो ये भी चीज़ मेंशन करते हैं कि हमारे पास पोज़ीशन है या नहीं है, हमने मास्टर वाले स्टूडेंट को लेना है, पोस्ट डॉक के स्टूडेंट को लेना है या पीएचडी के स्टूडेंट को लेना है। और साथ वो ये चीज़ भी मेंशन कर देते हैं कि आपको हमें ईमेल करने की ज़रूरत भी है या नहीं है, सम टाइम क्योंकि आपने डिपार्टमेंट में अप्लाई करना होता है। तो जब आप प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल को अच्छे से पढ़ते हो, तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट नहीं पूछते कि आपके पास पीएचडी की पोज़ीशन अवेलेबल है या नहीं है। ये उस केस में आप पूछ सकते हो जब आपने प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल को थॉरोली पढ़ा, बट वहाँ पे आपको कहीं पे भी ये चीज़ नहीं मिली कि ये प्रोफ़ेसर पीएचडी के स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है, तो हाँ, ठीक है, वहाँ पे आप उससे पूछ सकते हैं। बट अगर आपको नज़र आता है, जो कि 90% केसेज़ में प्रोफ़ेसर ने अपडेट किया होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ पूछने का मतलब ये है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने एक ईमेल कॉपी किया और बस वो आप सबको सेंड कर रहे हो, तो इवन वो आपको इसका रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क अबाउट द एंडिंग ऑफ एन ईमेल, अच्छा, इसमें ना एक चीज स्टेटमेंट स्पेशली मैं फोकस करके उसको बोलूंगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं कि यूर रिसर्च इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू माय प्रीवियस बैकग्राउंड, यानी प्रोफेसर को ये कह रहे हैं दैट, सो आई गेस आई विल बी द पोटेंशियल स्टूडेंट फॉर योर लैब, इसमें कि मैंने ना ऐसे ईमेल पढ़ी है एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की, तो मैं तब मेंशन कर रहा हूँ। तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ पे एंडिंग पे कैसे इसको कंक्लूड करना है ताकि अगले को लगे कि भाई साहब ये स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है ना कि मैं इसके पास जा रहा हूँ, इसको कैसे। एक्चुअली इरफान, जो वर्ड्स की सिलेक्शन होती है ये बड़ा मैटर करती है, और मोस्टली हमें नहीं पता होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। बट ये जो चीज़ आपने मेंशन की है, ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए। आप वो एक बंदा जिसके पास फंड्स भी हैं और वो एक इनोवेटिव काम कर रहा है, और आप उसको ये बता रहे हो कि तुम्हारा काम मेरे काम से मैच करता है, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो आपकी वर्ड की सिलेक्शन है वो बड़ी मैटर करती है इस चीज़ में। और इस चीज़ को मैंने पहले भी इरफान मेंशन किया है कि जो आपकी एंडिंग है ना, इन माय केस के मैं सिर्फ 3 चीज़ों पे रिलाय करता हूँ। आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने 2 चीज़ें मेंशन की कि आप हैं कौन और आप क्यों अप्लाई करें। सेकंड पैराग्राफ, जिसमें आपने प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल को पढ़ना है और उसमें आप क्वेश्चन उठा सकते हैं या आप उसमें से कोई चीज़ पूछ सकते हैं, लेकिन वो उसकी रिसर्च से रिलेटेड हो। बट उसके लिए आपको रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे। और थर्ड में जस्ट आपने अपने आप को रिलेट करवाना है कि आपने प्रीवियसली क्या-क्या किया, जो कि मैच करता है, या जो आप ये कह लो कि जो एक रिक्वायरमेंट है इस पोज़ीशन के लिए, तो वो आप मेंशन करके रिलेट करवा सकते हो। इसके अलावा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपका जो रिसर्च वर्क है वो मेरे से मैच करता है। हाँ, आप चलो इसको ऑपोज़िट भी कर दो ना कि चलो मेरा जो रिसर्च वर्क है मैंने देखा वो थोड़ा बहुत आपसे मैच करता है, तो ये बात मानने वाली है। बट आप ये नहीं लिख सकते कि आपका रिसर्च वर्क मेरे से मैच करता है। तो अच्छा, ओके, हाँ। यहाँ पे
एक और लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि व्हाट इज लाइक टाइमिंग ऑफ ईमेल, यू नो, स्पेशली इन केस ऑफ चाइना या किसी भी कंट्री की बात करें। आई सपोज मेनली प्रोफेसर सुबह के टाइम पे, जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है, तो वो अपने ऑफिस में बैठती हैं और ईमेल और ये चीज़ें चेक करते हैं, क्योंकि उनके पास हर दिन में आई सपोज आजकल हर कंट्री के जो प्रोफेसर होते हैं उनके पास 50 से अबव ही ईमेल आती हैं। वो चाइनीज़ की बात करें या यूरोपियन पे तो ज़्यादा ही आती होंगी। तो उस हवाले से क्या कहेंगे, किस टाइम पे वाइज अच्छा, है कि आप। इसमें ना आपने क्वेश्चन के अंदर इरफान आंसर दे दिए। तो वो ये है कि इट्स बेटर कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग जब कोई काम स्टार्ट करता है तो आप वो टाइमिंग मैच करके ईमेल करें। ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि जब आप वैसे किसी आम टाइम पे ईमेल करते हैं तो एक ही प्रोफेसर को डेली बेसिस पे आप ईमेल नहीं करें। इवन अगर जिस हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से भी शायद जिस प्रोफेसर को आप ईमेल करें उसको 50 और लोगों ने ईमेल की हो। बट आप खाली पाकिस्तान से ईमेल नहीं करें, पूरी दुनिया से ईमेल कर रहे हैं लोग उसको। तो उसके पास 100-150 ईमेल तो नॉर्मल है इनके लिए डेली बेसिस पे आना। और अगर आप मॉर्निंग में ईमेल करेंगे तो आपकी ईमेल के पढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैंने स्लोवाकिया में एक पोजीशन के लिए अप्लाई किया और मैंने उसको ईमेल की प्रोफेसर को। 3 दिन रह गए थे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में, तो मैंने उसको 2 दिन पहले ईमेल की। और फिर मैंने जो उसकी लास्ट डेट थी ना उसके बाद वैसे उसको एक सॉफ्ट सा रिमाइंडर भेजा। जो ही मैंने उसको सॉफ्ट रिमाइंडर भेजा तो उसने ना मुझे ईमेल की और उसने अपोलोजाइज किया कि उसने कहा कि जब आपकी ईमेल आई थी मैंने ईमेल पढ़ी तो मुझे लगा कि ये कैंडिडेट मेरी लैब के लिए बेस्ट कैंडिडेट है और मैंने आपको शॉर्टलिस्ट किया। बट मेरे मुझे 150 ईमेल डेली बेसिस पे आती हैं। तो मेरे लिए उस वक्त ना एक दफ़ा एक चीज़ को छोड़ देना तो दोबारा ढूँढना बहुत मुश्किल हो गया। तो थैंक यू, आपने मुझे रिमाइंडर दिया और उसके बाद उसने मुझे पूरा प्रोसीजर बताया कि आपने ऐसे-ऐसे अप्लाई करने हैं। और इवन उसने मुझे ये भी कहा कि ऑल्दो टाइम गुज़र गया है बट क्योंकि मैंने आपकी जो सीवी है ऑब्वियसली उसने 2-4 और भी किए होंगे, तो उसको साइड पे रखा था। तो आपको उसने मुझे एक स्पेशल लिंक भेजा कि आप इस लिंक पे अपने डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें ऐड करो और विदिन 15 डेज़ हम आपका इंटरव्यू कर लेंगे। तो अच्छा, ये चीज़ बताने का मकसद क्या था कि आप ना एक ईमेल करते हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं ईमेल कर रहा हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आप ईमेल करें और 1 हफ्ते के बाद एक सॉफ्ट रिमाइंडर भेज दें। ज जब आप और सॉफ्ट रिमाइंडर आप सुबह के वक़्त भेजें, जो ही वो आके बैठते हैं ऑफ़िस में 9 से 10 के दरमियान में। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपकी ईमेल को पढ़ेंगे और फिर वो देखेंगे कि अगर ये सूटेबल कैंडिडेट है तो इट्स ओके, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। और अगर फिर भी आपको रिप्लाई नहीं आता तो इट मीन्स उनकी तरफ से नो है। तो आप किसी और प्रोफ़ेसर को ट्राई कर सकते हैं। Okay, I will ask some question about the attachments, you know. यस। Of course, CV तो आपको अटैच करनी ही करनी है। ट्रांसक्रिप्ट के बारे में क्या कहेंगे? Do we need अच्छा, to add? इसमें ना जो आप जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे, बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, वो ईज़ी रहता है। डिपेंड करता है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ में भी मैंने प्रोफ़ेसर को देखा है कि आप सीवी भेजते हो तो सम टाइम वो आपसे ट्रांसक्रिप्ट भी माँग लेते हैं। सिर्फ़ ये चीज़ चेक करने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये बड़ा कॉमन है कि वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, जैसे मोनाश यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका सीजीपीए 3.8 या 3.9 से नीचे है तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। और फिर कुछ की सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो डिपेंड करता है आप किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे जो ईज़ी चीज़ है वो ये है कि आप जस्ट सीवी अटैच करें और अगर उसके साथ आपने कोई चीज़ अटैच करनी है तो आप अपना जो लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट है, अगर आपको लगता है कि आपका सीजीपीए काफ़ी अच्छा है, तो वो अटैच कर सकते हैं। उससे ये होता है कि उनको पता चलता है कि अच्छा, ये कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट है, इसको हम रख सकते हैं, इसको हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अच्छा एक इस। और चीज़ इरफान मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम्म। आपने ना रिसर्च वर्क किया है और ओके। आपको लगता है कि आपने वो लेटेस्ट रिसर्च वर्क किया है, तो आप उसकी एक रिसर्च समरी बना के सम टाइम वो भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन ओके। आपने बाकी ट्रांसक्रिप्ट की पूरा वो नहीं ऐड करना कि आप सारे मैट्रिक से लेके आप एमफिल तक सारे ट्रांसक्रिप्ट और अपने जो आपको सर्टिफिकेट और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें मिली हैं, वो सारी अटैच नहीं करनी। वो मैं एक ईमेल देखी तो उसमें किसी एक ने कोई 50 डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए थे। तो आई वाज़ लाइक कि अगर मैं प्रोफ़ेसर होता और मुझे इस तरह की कोई ईमेल करता तो मेरे पास एक ऑप्शन ही था कि ऊपर क्लिक करके इसको ब्लॉक कर देता। तो प्रोफ़ेसर के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि वो आपके 50 डॉक्यूमेंट रीड करे। अगर आपकी ईमेल का फॉर्मेट अच्छा है, ईमेल आपकी इनोवेटिव है, तो फिर वो देखेगा। सम टाइम वो देखते हैं, अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है तो वो आपके ट्रांसक्रिप्ट देख लेते हैं।
और वो आपका रिसर्च समरी देख लेते हैं। बट मुझे लगता है कि वो भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसके बारे में सब कुछ सीवी के अंदर लिखा होता है। तो जस्ट ओके। सीवी इज़ मोर देन एनफ। ओके, इसमें एक चीज़ पूछूंगा कि लेट्स सपोज समटाइम्स स्टूडेंट ये भी करते हैं कि किसी प्रोफेसर का जो कोई पेपर है, पब्लिकेशन है, वो उन्होंने पढ़ लिया, ठीक है, और वो एहसान के तौर पर वो उसको भी ईमेल में नीचे अटैच कर लेते हैं, तो क्या ये ब्लंडर है या अच्छा। क्या? ना, ये ना बड़ा ब्लेंडर है, मतलब मैंने इस चीज़ को बड़ा देखा है, और मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा, लेकिन मैंने कभी किया नहीं ये मिस्टेक। मुझे समझ नहीं आती थी कि क्यों एक बंदे ने, एक देखें, वो बंदा रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करके उसने वो पेपर पब्लिश किया है, तो इसका मतलब उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। जब उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, तो आप क्यों उसको अटैचमेंट में वही पेपर भेज रहे हो? ओके। आप जब आपने अगर पेपर पढ़ा है ना, और आप 2-3 सेंटेंस लिखोगे, तो उसको समझ आ जाएगी कि इसने मेरा पेपर पढ़ा है। और अगर आपने पेपर पढ़ा ही नहीं है और आप अटैचमेंट भेज रहे हो, तो आप जो मर्ज़ी लिखो, उसको पता चल जाएगा कि ये ही और शी इज़ नॉट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर माय लैब। ओके। ओके, आई गेस अनीस, जितनी मैक्सिमम इसके हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, जो अभी माइंड हमारे आ रही थी, हमने डिस्कस की हैं। ऑलरेडी 30 मिनट हो गए हैं, सपोज हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के अगर क्वेश्चन हुए तो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, होपफुली वी विल आंसर देम व्हेनेवर वी विल हैव अ हाँ, टाइम। थैंक यू वेरी मच इरफान फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। और हाँ, जिसके भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट कर दें, तो हम जितना रिस्पॉन्स कर सकते हो अपने फ्री टाइम में, हम लाजमी उसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगेन मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ हमारे हमेशा सेशन में इरफान, कि हम लोग जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, हम लोग परफेक्ट नहीं होते। ठीक हाँ, है? ऐसे ही। जी। और दूसरी, मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूंगा कि पर्सनली हम ना कोई किसी कंसल्टेंट या किसी के साथ लिंक्ड हैं। एक्चुअली ऐसा है कि हमने भी काफ़ी टफ सिचुएशन देखी है, इन द सेंस गाइडेंस के हवाले से बहुत मुश्किल होता है कि गाइडेंस कहीं से मिल रही हो। ऑफ कोर्स लोग बहुत गाइड करते भी हैं, फिर भी कमी रह जाती है कहीं ना कहीं। तो उसको हम चाहते हैं कि जो न्यू जो स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, जो बेचारे फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से परेशान हैं, कंट्री की सिचुएशन की वजह से, और बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, तो उसको कहीं इकट्ठे होके, तो उसको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उनके जो क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, इंडिविजुअल आंसर करने की जगह इन सेशन के थ्रू आंसर करने की कोशिश करें। तो बाकी ओके, हमारे लिए भी दुआ किए करें। आई सपोज हम भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं। थैंक यू, बिल्कुल ऐसा ही है इरफान। थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ योर फॉलोअर्स एज वेल, जो हमें सुनते हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है कि अगर आप कोई पीएचडी की पोजीशन या मास्टर की पोजीशन हमारी किसी हेल्प की वजह से अचीव कर लेते हैं। सो इट्स अ गुड साइन फॉर अस एज वेल। ओके, आई गेस ओके। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। हाफिज। ओके।